नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 13 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPUSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स कंट्री फर्स्ट LNG फैसिलिटी इन नागपुर। कहाँ पे किया उद्घाटन? नागपुर में। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में शहर है। और यह ऑरेंज के लिए जाना जाता है, यहाँ पे संतरा पाया जाता है, संतरे का उत्पादन किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल लिक्विड नेचुरल गैस, जिसे LNG कहते हैं, फैसिलिटी इन नागपुर। यानी भारत की पहली कॉमर्शियल तरल यानी लिक्विड नेचुरल गैस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इन द इनॉग्रल फंक्शन द यूनियन मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द importance of alternative biofuels for diversification of agriculture towards energy and power sector। यानी वैकल्पिक जैव ईंधन जैसे गन्ना है, मक्का है, इन सब से भी हम वैकल्पिक ईंधन बना सकते हैं। द फैसिलिटी प्लांट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप ऑन कांपटी रोड नियर नागपुर जबलपुर हाईवे। तो यह जो फैसिलिटी है, यह जो बनाया गया है, यह उद्घाटन किया गया है प्लांट बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा नागपुर जबलपुर हाईवे के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। और जबलपुर तो पता ही होगा, यह मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ भेड़ाघाट, धुआंधार जल प्रपात है, वाटरफॉल जिसे कहते हैं, और यहाँ पर नर्मदा रिवर बहती है। यानी दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ Narmada River. More use of alternative fuels like LNG, CNG or ethanol will provide relief from the rising petrol prices। यानी आप इस समय देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। ऐसे में ये बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे ब्राज़ील आप देख रहे होंगे, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, लेकिन वहाँ पर 50% गाड़ियाँ बायोफ्यूल से चल रही हैं। यानी बायोडीजल के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, गन्ने का एथेनॉल के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। तो LNG इज ए क्लीन एंड इकोनॉमिकल फ्यूल एंड विल रिवोल्यूशनाइज द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। यानी यह एक किफायती ईंधन है और पर्यावरण अनुकूल भी कह सकते हैं, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा ज़्यादा, और पर्यावरण परिवहन क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो यूज ऑफ एथेनॉल एज व्हीकल फ्यूल विल हेल्प इन सेविंग एट लीस्ट 20 रुपीज पर लीटर एज कंपेयर टू पेट्रोल। यानी अगर पेट्रोल की उसमें तुलना की जाए तो 20 रुपया यह सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से औसतन कह सकते हैं कि एक नियमित ट्रक इंजन को LNG इंजन में बदलने की औसत लागत लगभग 10 लाख रुपए थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 98,000 किलोमीटर ट्रक सालाना चलते हैं, तो 9 से 10 महीने में प्रति वाहन करीब 11 लाख रुपए की बचत हो सकती है इस ईंधन के माध्यम से। तो यह ध्यान रखेंगे। इस तरह का संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैंने एग्जाम्पल लिया ही, यहाँ पर फ्लेक्स इंजन लगाए गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी स्टेट है, जो कि 2019 में अस्तित्व में आया। यानी जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट में बदल गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की राजधानी दोस्तों क्या है? लेह है। और लद्दाख की राजधानी लेह सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लद्दाख ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जहां पर 100% फर्स्ट डोज लगाने वाला पहला देश का यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गया है। यानी वहां पर जो भी प्रवासी मजदूर, होटल कर्मचारी, नेपाली नागरिक, सभी को वैक्सीन
मुहैया करा दी गई है। इवन कहा जा रहा है करीब 7,000 के करीब नेपाली नागरिक टीकाकरण कराने वालों में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लेह है, मैंने बताया था यहाँ से मानसरोवर से जब इंडस रिवर निकलती है तो ऐसे ही गुजरती जाती है और यह जो है पाकिस्तान में चली जाती है। इंडस रिवर इस लेंथ इज 2880 2880 किलोमीटर लंबी है और यह जो है इसका कह सकते हैं कि ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में बहता है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज क्रम से हैं, उत्तर से दक्षिण लगाने को आ जाती हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। नेपाल साइन एग्रीमेंट विथ SJVN फॉर $1.3 बिलियन पावर प्रोजेक्ट। नेपाल ने 1.3 अरब, इसको पॉइंट रख लीजिएगा, 1.3 अरब डॉलर की बिजली परियोजना के लिए SJVN के साथ समझौता किया है। और SJVN क्या है? तो सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि हमारे देश की है। तो नेपाल ने अपने पूर्वी हिस्से में 679 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत की सतलज जल विद्युत निगम, याद रखेंगे यह कंपनी है भारत की, के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जो पड़ोसी देश में भारत द्वारा शुरू किया गया सेकेंड, यह जो है कह सकते हैं इट इज सेकेंड मेजर वेंचर अंडरटेकन बाय इंडिया इन द नेबरिंग कंट्री, यानी पड़ोसी देशों में यह खासकर नेपाल में दूसरा सबसे बड़ा उद्यम है। इससे पहले 900 मेगावाट की अरुण परियोजना, लोअर अरुण परियोजना, आगे भी मैप में मैं बताऊंगा। तो इस तरह से यह जो है द सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द 2017 कॉस्ट एस्टीमेट इज लोकेटेड बिटवीन, यहां पर देख रहे हैं ना, शंखुवासुबा and Bhojpur district in eastern Nepal, according to a press release issued by the Investment Board Nepal. नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अनुसार यह बताया जा रहा है। तो यह जो है द 679 मेगावाट पावर अरुण हाइड्रो, लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सेकेंड मेगा प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय इंडिया आफ्टर द $1.004 बिलियन 900 मेगावाट, इसको कहते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुण 3 एंड लोअर अरुण ये है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अरुण 3, इससे पहले भारत ने 1.04 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली 900 मेगावाट क्षमता की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भी शुरू की थी। तो यह जो है द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड अंडर द बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOOT मॉडल कहते हैं इसको, बनाओ, रखो, चलाओ और सौंप दो मॉडल के तहत इसे डेवलप किया गया है। यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं ये नेपाल है, यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स सिचुएटेड इन नेपाल। दिस आर, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर हिमालय, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा यहाँ पर बाउंड्री पर है भारत और नेपाल की, मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सब चोटियां हैं और यहाँ बहुत सारी नदियां, 6000 रिवर्स इधर से गुजरती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अरुण 3 एंड यह देख रहे हैं ना अपर अरुण और लोअर अरुण, तो यहाँ पर भारत ने प्रोजेक्ट लगाया है। इसी तरह से पंचेश्वर बांध परियोजना भी है, उत्तराखंड और नेपाल की ज्वाइंट यह प्रोजेक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, क्यूबा डेवलप्स द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19, यानी क्यूबा ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका डेवलप किया है। यानी देखिए ये कैरेबियन कंट्री है क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो इसने जो वैक्सीन डेवलप की है उसका नाम है सोबरेना, याद रखना सोबराना 2 भी डेवलप किया है। और अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी लैटिन अमेरिका महाद्वीप का पहला संयुग्म टीका और कह सकते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है क्यूबा हैज सेड इट्स होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन
सोबराना 2 या इसे सोबरेन 2 भी कहते हैं, व्हेन डिलीवर्ड विथ ए बूस्टर शॉट ऑफ सोबराना प्लस इज अबाउट 91% ऑफ इफेक्टिव, यानी यह 91% तक यह प्रभावी है और यह अंतिम चरण के नैदानिक परीक्षणों में जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें सक्सेस रहा है। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है यह भी पॉइंट याद रखना, मैगुएल डियाज कैनेल हैं। उन्होंने इस पर धन्यवाद दिया अपने देश के वैज्ञानिकों को और वो कहते रहे कि ऐसा अगर मंजूरी मिल जाती है तो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला यह फर्स्ट लैटिन अमेरिकी कंट्री होगा, यानी पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा। लैटिन अमेरिका का मतलब तो समझते होंगे, मैक्सिको से लेकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सारे देशों के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यानी इन टोटल द सोबराना 2 की जो है देयर 3 डोजेज, 3 खुराक के माध्यम से दिया जाता है। इन टोटल द सोबराना 2 इज डिलीवर्ड थ्रू ए 3 डोज और 2 शॉट्स ऑफ सोबराना एंड 1 ऑफ सोबराना प्लस। तो यह 2 शॉट और सोबराना प्लस का 1 शॉट, और यह क्या है 0-28-56, यानी पहले दिन दिया जाता है 28 दिन बाद, फिर 56 दिन बाद, और ये 91% यह प्रभावकारी है। तो इस तरह से इसको जो डेवलप किया है सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी एंड नेशनल बायो प्रिपरेशन सेंटर के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। ऑल 5 वैक्सीन आर प्रोटीन वैक्सीन विच इज टू से दैट these vaccine are made up of a protein derived from the virus which then binds to human cells to trigger an immune response। तो यह जो है ध्यान रखेंगे कि ये प्रोटीन से बने हैं, ये टीके वायरस से जो प्राप्त प्रोटीन से बने हैं। तो यह जो है मानव कोशिकाओं के लिए एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्यूबा produces about 60 to 70% of the medicines that it consumes domestically and vaccinate against 13 other diseases with 11 vaccines, 8 of which are produced in the country itself, जिसमें से 8 स्वयं क्यूबा बनाता है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि what is conjugate vaccine? तो a type of vaccine that combine a weak antigen with a strong antigen as a carrier so that an immune system reacts strongly to a weakened antigen is called a conjugate vaccine। यानी यह एक वाहक के रूप में, एक कह सकते हैं मजबूत एंटीजन के साथ वीक एंटीजन को संयोजित करने वाले टीके का प्रकार है, जिससे कि एक एंटीबॉडी एक कमजोर एंटीजन के प्रति दृढ़ता से यह प्रक्रिया करती, यही संयुग्म टीका कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्यूबा देख लीजिए, इसे सुगर बाउल कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेबियन, देख रहे हैं कैरेबियन सागर में स्थित है। यहाँ पर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा जल संधि, और फ्लोरिडा स्टेट यह अमेरिका का प्रांत है। तो अमेरिका का जो है सबसे दक्षिणतम प्रांत है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा यानी अमेरिका और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको और यह नॉर्थ अटलांटिक सी को कनेक्ट कर रही है, और अलग किसको कर रही है, अमेरिका और क्यूबा को अलग कर रही है। यहीं पर देख रहे हैं जमैका है, उसाइन बोल्ट का नाम सुना होगा ना, जो सबसे तेज धावक उसाइन बोल्ट यही जमैका से ही था है, और जो है इसकी कैपिटल किंगस्टन है। अभी हैती के बारे में हमने चर्चा की ही थी कुछ दिन पहले, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। यह बहामास है, इसकी कैपिटल नसाउ है, ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इनॉग्रेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का देहरादून में उद्घाटन किया गया है, यानी देहरादून जिले के देवबन एरिया में इसको इनॉग्रेट, देखिए इस तरह का है यह। तो यह क्रिप्टोगैमिक, इसमें जो है यह 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यह 3 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, यानी द पार्क इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 9000 feet and is spread over an area of 3 acres. So it contains about 50 different types of cryptogram primitive प्लांट्स, यानी 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्रिप्टोग्राम आदिम पौधे यहाँ पाए जाते हैं। तो क्रिप्टोग्राम्स आर प्रिमिटिव प्लांट्स दैट डू नॉट स्प्रेड थ्रू सीड्स, यानी इसमें न सीड होता है न फल होता है, जैसे शैवाल, काई, फर्न, कवक, लाइकेन। यह जो है क्रिप्टोगैमिक
पौधे कहलाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन इन इंडिया which has been established keeping in mind the ecological importance of these species and for creating an awareness among the public about them। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो क्रिप्टोगैमिक गार्डन है, यह जो है भारत का अपनी तरह का यह पहला गार्डन है और यह प्रजातियों के पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पौधों के महत्वपूर्ण समूह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। क्रिप्टोग्राम जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद हैं। यानी जुरासिक काल कब था, यानी जिसमें डायनासोर वगैरह वहां पे जीवाश्म पाए गए, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टीजेसी कहा जाता है। तो ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, तो वहां पर उस समय के मौजूद यह लाइकेन है। तो दीज स्पीसीज हैव ए ट्रेमेंडस इकोनॉमिक वैल्यू, इसका बहुत ही जबरदस्त आर्थिक जो है महत्व है, क्योंकि यह स्वाद जोड़ने के लिए हैदराबादी बिरयानी एंड गलौटी कबाब जैसी प्रसिद्ध पाक वस्तुओं में मसालों के रूप में इसका यूज किया जाता है। लोग खाते हैं ना, हैदराबादी बिरयानी बहुत लोगों को प्रसिद्ध है, जिसे लखनऊ का कबाब प्रसिद्ध है। तो यह जो है इन सब में इन सब स्पाइसेस का यूज होता है। सिमिलरली मेनी एल्गी स्पीसीज आर ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इन्हें बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। मशरूम, हाँ, सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस हैव गुड एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल गुण होते हैं और कई लाइकेन प्रजातियों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा दवाओं के रूप में किया जाता है और कई फर्न प्रजातियों का उपयोग भारी धातुओं को छानने के लिए भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्रिप्टोगैमिक नाम आ रहा है, यह क्या होता है? तो ये क्रिप्टोगैमिक कह सकते हैं प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, यानी इसमें बीज नहीं होते। काई, फर्न, लाइकेन इसमें कहाँ होते हैं? शैवाल में। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो बिना बीज वाले पौधों की प्रजातियां जिनमें न कोई बीज, न कोई फूल, न फल आदि नहीं होते हैं, जैसे शैवाल, लाइकेन, फर्न, कवक क्रिप्टोगैम के प्रचलित समूह हैं। और क्रिप्टोगैम को अस्तित्व में रहने के लिए नम परिस्थितियों का, यानी वेट कह सकते हैं, वेटलैंड टाइप का एरिया इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। इन 2014 यह हमारे देश के प्रधानमंत्री की एम्बिशियस प्लान था डिजिटल इंडिया। सोचिए, डिजिटल इंडिया अगर नहीं होता तो आज कोरोना नामक इस महामारी में हम लोग ऑनलाइन कैसे एक दूसरे से जुड़ पाते। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी स्टडी रुकी नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी, यानी आज भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। यही मकसद है इस योजना का। ऑन ऑफ इट्स गोल इज टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज accessible to the public electronically, thereby minimizing पेपर वर्क। जैसे नहीं कई जगहों पे न्यूज आता रहता पेपरलेस हो गया ये ऑफिस, तो यहाँ पर डिजिटलाइज हो जा रहा है, सब कुछ डिजिटल तरीके से कार्य किया जा रहा है और भारत की जनता इसकी धीरे धीरे आदी भी होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिंग भारत नेट योजना सुना होगा, यह सब इसी से संबंधित है। डिजिटल इंडिया मिशन को कारगर सिद्ध कर रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। शेर बहादुर देवबा, नेपाल में लगातार नूरा कुश्ती चल रही है। वहां पर भी उत्तराखंड जैसे हालात सटा हुआ है ना उससे, तो उत्तराखंड जैसे हालात, वहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन लगभग हर महीने हो रहा है। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब शेर बहादुर देवबा ने आज शपथ ले ली है, उनको 1 महीने में विश्वास मत हासिल करना होगा। तो दोस्तों प्रेसिडेंट वहां की कौन है? विद्या देवी भंडारी अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 76(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में है, हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 में, और वहां पे क्या है आर्टिकल 76, ऐसे याद हो जाएगा ना, पड़ोस का है। तो यह 5वीं बार बनेंगे। दिस इज द 5th टाइम दैट देवबा हैज रिटर्न टू पावर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इससे पहले वह जो है 95 में बने थे, 2001 में थे, 2004 में, फिर 2017 में, अब जो है फिर से यह। तो इनको जो है विश्वास मत हासिल करना है 30 दिन के अंदर। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। हम बात करेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इस बार भी
याद रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यानी जून मंथ का यह घोषणा की गई है, जिसमें न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें, और इनका जो सोचिए डेब्यू मैच था उसी में ही यह दोहरा शतक जड़ दिए, जिसकी वजह से इनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आईसीसी नॉमिनेटेड कॉनवे फॉर द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ अपार्ट फ्रॉम काइल जैमिसन who bowled sharply in the WTC final and South African wicketkeeper batsman क्विंटन डी कॉक का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इसमें कॉनवे जो है नंबर 1 पर रहे। अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक भी नॉमिनेट थे, जबकि जो है उनके अलावा WTC फाइनल में धारदार गेंदबाजी करने वाले काइल जैमिसन भी थे, लेकिन यह जो है जीतने में कामयाब रहे कॉनवे साहब। और महिलाओं में भारत की शेफाली वर्मा का भी नाम था, स्नेह राणा का भी नाम था। इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन, और यह दूसरी इंग्लैंड की महिला हो गई है। इससे पहले फरवरी में टैमी ब्यूमॉन्ट ने यह पुरस्कार जीता था। अब बढ़ते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। दोस्तों कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड which is given by the UK government। यह हंगर हैज नो रिलीजन इनिशिएटिव, यह हमारे देश के तेलंगाना में है। यह जो है उनका नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका कहना है कि हंगर हैज नो रिलीजन यानी भूख का कोई धर्म नहीं होता है। यह रोज जो है कम से कम 1500 लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इस तरह से यह अवार्ड 2014 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने स्टार्ट किया था। 2018 में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड श्रृंखला शुरू की गई थी। तो इसमें क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज 53 कंट्रीज जो हैं जहां पर ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, उन्हीं में जो है अपने समुदाय के प्रति उसके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 1990 में अमेरिका से शुरू हुई थी, फिर ब्रिटेन ने इसको अपनाया। अब इसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। अमेरिका हैज मोस्ट क्रिप्टो एटीएम्स, यानी दोस्तों विश्व में सबसे अधिक क्रिप्टो एटीएम यूज करने वाला देश अमेरिका है। अभी जो है इट हैज बीन सेड इन दिस रिपोर्ट दैट दिस कंट्री इज एट द फोर इन द इंटरेस्ट ऑफ American people toward cryptocurrencies, the legal approach of the government there and the desire to accept the digital currency। तो यहाँ पर लीगल अप्रोच और डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने की चाहत के मामले में यह देश यानी अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ पर 17,436 क्रिप्टो एटीएम हैं, जबकि नॉर्मल एटीएम कुल 4,70,000 के करीब हैं। उसके बाद कनाडा है 1464 क्रिप्टो एटीएम, फिर यूके है, ऑस्ट्रिया है, स्पेन है, हांगकांग है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है। तो क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच दोनों सकते हैं क्रिप्टो एटीएम पर। और दोस्तों इसमें जो है वर्तमान में 6 अमेरिकी रेगुलेटर क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए काम कर रहा है। दिस इंक्लूड द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी, से OCC कहते हैं, द फेडरल रिजर्व, द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, द SEC, द US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एंड द फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क। यह सब शामिल हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। अगर भारत की बात की जाए तो इन 2020 टॉकिंग अबाउट इंडिया, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in the year 2020, the ban has been lifted from its trading, but the Reserve Bank has not yet given it legal recognition। इसे अभी वैध कानूनी मान्यता नहीं दिया। किसने? RBI ने। तो according to a report, investment in crypto has increased from $200 million to $40 billion in the last 1 year। $40 बिलियन बढ़ गया है।
ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग काफी बढ़ी है अपने देश में भी। तो अमेरिका इसको वैधता यानी अभी 3 डिजिटल बैंक को लाइसेंस जारी किया है। तो यह बैंक केवल डिजिटल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। इस तरह से अमेरिका, हांगकांग, चीन ये सब जो है अब आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का और तेजी से प्रभुत्व बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडियन ओरिजिन समीर बनर्जी विंस जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप। भारतीय मूल के समीर बनर्जी यह जो है बंगाल से आते हैं और विंबलडन 2021 के एकल मुकाबले में बंगाल के समीर बनर्जी ने भारत का नाम रोशन किया है और उन्होंने अमेरिका, चूंकि अब अमेरिकी नागरिक हैं, तो अपने हमवतन विक्टर लिलो को मात दी है। तो यह जो है पहले भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं बॉयज सिंगल जीतने वाले भी। और इससे पहले हमारे देश से रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस, यूकी भांबरी ने भी ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में लड़कों का एकल खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 विल नाउ बी हेल्ड इन फरवरी 2022। यह 2021 की जो मेजबानी कौन कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। लेकिन तीसरी जो थर्ड वेव कोरोना की आने के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह फरवरी 2022 में कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यह जो है यूथ गेम है, 18 ईयर ओल्ड अंडर 18 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब की तीसरी लहर कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालेगी, तो इसलिए जो है इस गेम को और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका जो मस्कट है धाकड़ है, तय कर लिया गया। जल्द ही जर्सी और लोगो भी जारी किया जाएगा। तो इस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया बैठक बुला करके। तो खेलो यूथ गेम्स अंडर 18 श्रेणी में होने हैं और इसमें जो है 25 खेल होंगे प्रतियोगिताएं, जिसमें से 5072 एथलीट्स 2400 यानी 2400 विल बी फीमेल एंड 2672 विल बी मेल पार्टिसिपेट करेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में दोस्तों। मलाला दिवस 12 जुलाई को यानी कल मनाया गया था। मलाला डे चूंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह कम ही उम्र में, बताइए 1997 में इनकी जो है इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में जियाउद्दीन यूसुफजई और तोर पेकई के घर में हुआ था। तो यह जो है इतनी कम उम्र में ही बहुत संघर्ष किया इन्होंने, तालिबानियों से इन्होंने टक्कर ले ली थी। सिर्फ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया। इवन इनको गोलियां भी खानी पड़ी और नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड मिले। इसी को देखते हुए इनके 16th बर्थडे पर संयुक्त राष्ट्र ने मलाला डे 12 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया। तो इनको नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की 2014 में हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी के साथ ज्वाइंटली इनको जो है नोबेल का पीस प्राइज भी मिला था, सबसे कम उम्र की। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैक्सिको का समानता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार, बहुत सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। अब बढ़ते हैं लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे मेजर प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख पठार। तो दोस्तों पठार जैसे कोई, मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत होता है, फिर उसके बाद पठार होता है, फिर मैदान होता है। अगर उसमें बात की जाए तो पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान, यानी माउंटेन, हिल एंड प्लेटू एंड प्लेन, सबसे जहां पर हम लोग रहते हैं। तो यह जो है सबसे प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वह जो है उसको कहते हैं रेलिफ से, हाँ ध्यान रखें, लैंड मास या रेलिफ, वह जो है पर्वत है। तो यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूरी भूपटल, पूरी पृथ्वी अगर बात किया जाए तो इस पर जो है 41% क्या है, प्लेन है, मैदान है। 33% क्या है, प्लेटू है, यानी 1/3 पूरी पृथ्वी का यही पठार है। यह विस्तृत चपटा हुआ भाग होता है। इवन कह सकते हैं कि यह काफी पुराने होते हैं। जैसे अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है, यही है कि नहीं। यह अपर्दन होते होते घिस चुका होता है, तो चपटा नुमा आकृति हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, यानी जैसे अंतर पर्वतीय पठार, इसको इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं। तो दीज प्लेटू आर सराउंडेड बाई माउंटेन फ्रॉम ऑल द साइड, यानी चारों ओर पर्वतों से घिरे रहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार आप देख सकते हैं, तिब्बतन प्लेटू कहाँ है, तो तिब्बत का पठार अभी अपने अभी मानचित्र में हम आपको दिखाएंगे। तो ये वाला पार्ट है, तो इधर कुनलुन की पहाड़ियां, इधर हिमालय, दोनों के बीच में यह स्थित है।
इसी तरह से जो है बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, यहाँ यह सब कोलंबिया का पठार। यहाँ पर देखिए मानचित्र में और आसान, देखिए तिब्बत प्लेटू, ऊपर कुनलुन, इधर हिमालय के बीच में अवस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इधर जो है ब्राजीलियन के जो है तो ये बोलिविया के बीच स्थित है। यहाँ पर मैक्सिकन प्लेटू आप देख रहे हैं ना, ये बीच में, इधर भी माउंटेन है, इधर भी, तो इसके बीच अवस्थित है। एनातोलिया का यहाँ पर ऊपर जो है टर्की में है, ऊपर यहाँ टॉरस पर्वत है, पोंटिक की पहाड़ियाँ इन दोनों के बीच स्थित है। कोलोराडो प्लेटो देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो कास्केड रेंज और ये देख रहे हैं रॉकी माउंटेन, इसी के बीच में स्थित है, तो यह याद रखेंगे। फिर पीडमॉन्ट गिरिपद पठार, इसको कहते हैं ना पर्वत पदीय पठार। दे आर सराउंडेड बाई हाई माउंटेन फ्रॉम वन साइड, यानी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है मैदान से घिरे होते हैं। जैसे अमेरिका का पीडमॉन्ट पठार, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार। तो पैटागोनिया वर्ल्ड का मैप में थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, ये पैटागोनिया का पठार है। तो यहां पर देखिए एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ मैदानी क्षेत्र है। जैसे कोई यहाँ पीडमांट का पठार एक तरफ पहाड़ी, इधर जो है अटलांटिक का मैदानी क्षेत्र है, सागरी भाग का, तो इसे पीडमांट का पठार का एग्जाम्पल देंगे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इसके बाद जो है गुंबदाकार डोम्ड शेप, दिस टाइप ऑफ प्लेटू आर फॉर्म ड्यू टू द डोम शेप क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग इन द क्रस्ट। द छोटा नागपुर प्लेटू इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि अपने इंडिया में है, छोटा नागपुर का पठार। हाँ, इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है, खनिजों का घर कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार देख रहे हैं, चारों ओर से वलन प्रक्रिया गुंबद के आकार का होता है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। हाँ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर महाद्वीपीय पठार, दिस प्लेटू आर ऑल्सो कॉल्ड शील्ड, इसको शील्ड भी कहते हैं, जैसे लारेंशियन शील्ड, तो यह पठारों को शील्ड भी कहते हैं। यह पठार पर्वतीय भागों से दूर सागर के तट या समतल भूमि से घिरे रहते हैं। जैसे देखिए साइबेरियाई शील्ड, बाल्टिक फेनो-स्कैंडियन शील्ड, लॉरेंसियन शील्ड, जिसे कनाडाई शील्ड कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको कनाडाई शील्ड कहते हैं। देख रहे हैं ना, समुद्र के पास है, स्कैंडिनेवियन यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, इट इज मेड बाई बैसाल्टिक लावा, यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निक्षेपित लावा के उद्भेदन से, जैसे भारत का दक्कन ट्रैप। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, इतना ज्यादा लावा का उद्गार हुआ कि यह दक्कन का पठार या क्रिटेशियस काल, ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार हुआ था कब, क्रिटेशियस काल में। और यहाँ पर बैसाल्टिक लावा फैल गया, और दिस बैसाल्टिक लावा इज चेंज इन ब्लैक सॉयल, जिसे रेगुड सॉयल, कॉटन सॉयल या सेल्फ प्लॉइंग सॉयल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अमेरिका का कोलंबिया का स्नैक पठार, इसी तरह से आप कटंगा प्लेटू, कांगो का भी बात कर सकते हैं। यह सब भी ज्वालामुखी पठार के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलंबिया का पठार, यहाँ पर यह कटंगा प्लेटू है, यह दक्कन का पठार है, यह शान का पठार है, कहाँ है ये, म्यांमार में है। किम्बरले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ ईस्ट। यह जो है इसे याद रखेंगे। और अब यहाँ पर एक ये भी याद रखना, इरोजनल भी होते हैं और डिपोजिशनल भी होते हैं। तो डिपोजन में क्या होता है कि जो एवलियन एक्शन कह सकते हैं, वायु अपर्दन से बालू के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें लोयस का पठार कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चीन में है, इसे लोयस का पठार कहा जाता है। जैसे फ्रांस में इसे लीमान कहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है श्रवण खालिंग, रोली सरोज, मिली, एकता, जीएस प्रजापति, अंकिता राठौर, आरटी शर्मा, अजय सिंह, सूरज उपाध्याय, सचिन वशिष्ठ, त्रिवेणी बघेल, नाइम अंसारी, ज्योति गर्ग, संजय नेगी, विनोद जायसवाल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल लिक्विड नेचुरल गैस फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये बेंगलोर में, दिल्ली में, नागपुर में या लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटरी टू हैव अचीव 100% कवरेज इन एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन।
चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? केपी शर्मा ओली, पुष्प कुमार दहल, इन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, शेर बहादुर देवबा, गिरीश कोइराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया स्कीम स्टार्टेड? 2014, 15, 16 या 17? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली won the Commonwealth Points of Light Award? शाजी एन मोहम्मद, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, नागेश्वर रेड्डी, सुरेश नारायण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एट द टॉप इन टर्म ऑफ क्रिप्टो एटीएम? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, जो कि अब एक्सटेंड कर दिया गया 2022 में होगा फरवरी। तो हरियाणा, असम, गोवा एंड केरला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 या 12 जुलाई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्केनिक माउंटेन? डेक्कन का पठार, सान का पठार, कटंगा प्लेटू या तिब्बत का पठार? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर देना है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।